नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2021 50 आवर सीरीज, और इसका होगा सेट 3। अभी तक हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं। पॉलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम सेट 3 पे चलेंगे। कुछ और पॉलिटी के करंट के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आप स्टडी आई क्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, जुलाई 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। ये कवरेज यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट क्लियरिंग तो आपकी रहती ही रहती है, साथ में पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल रहता है। तो चलते हैं, पॉलिटी के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें पता है पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखेंगे पॉलिटी से आपको मिल जाते हैं। ये कभी 15 क्वेश्चन भी रहते हैं, कभी 20 भी रहते हैं, लेकिन इसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट में एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। एक और न्यूज़, ये न्यूज़ थी आपकी सितंबर 2020 की। पार्लियामेंट्री पैनल का रोल जो है वो कहा जा रहा है रिड्यूस हो गया। पार्लियामेंट्री पैनल जो है वो ऑल टाइम लो पे काम कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या क्या ये पैनल्स हैं और क्या क्या इनका काम होता है। तो देखते हैं कुछ कमिटीज़ के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टैंडिंग कमिटी जो है पहली बार 145.5 आवर्स मिली है, लेस देन द वंस अंडर प्रीसीडिंग यूपीए गवर्नमेंट्स। मतलब काफ़ी कम तवज्जो दी जा रही है पार्लियामेंट्री पैनल्स को। स्टैंडिंग कमिटीज़ को कहा जाता है, स्टैंडिंग कमिटी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, पार्लियामेंट्री प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग है, और सरकार इस पर कम तवज्जो दे रही है, कम समय दे रही है। तो इसका मतलब चिंता का विषय है। क्योंकि हमें प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि चिंता का विषय क्या है, हम देखेंगे कि कौन कौन सी ये कमिटीज़ होती हैं और कैसे कैसे काम करती हैं। तो चलते हैं कुछ स्टैटिक पोर्शन की तरफ। अगर मैं आपको बताऊं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में, ये जो चार्ट है ये लोकसभा की वेबसाइट से लिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 तरह से आप कमिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल कमिटीज़, स्टैंडिंग कमिटीज़, एडहॉक या सिलेक्ट कमिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको पता है फाइनेंशियल कमिटीज़ का, पीएससी, एस्टीमेट्स और पीएसयूज। इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। फिर कुछ स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं जो परमानेंटली रहती हैं, जैसे कमिटी ऑन रेलवेज, कमिटी ऑन हेल्थ। क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, ये हमेशा रहते हैं। तो आप देखेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में इंपॉर्टेंट होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज़। और फिर उसके बाद कुछ आती हैं एडहॉक या सिलेक्ट कमिटीज़। इनको टाइम टू टाइम बनाया जाता है, समय जब इनका काम पूरा हो जाता है तो इनको डिसमेंटल कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट में जो काम देखती रहती हैं। वो ये देखते हैं कि पार्लियामेंट के फंक्शंस कैसे चलें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स प्रिविलेजेस कमेटी, ये हर समय कमिटीज़ रहती हैं। तो चलिए हम देखते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को प्रीडोमिनेंटली, वो चार्ट के बाद हम देखें प्रीडोमिनेंटली आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है स्टैंडिंग कमेटी। देखो, स्टैंडिंग का टर्म है मतलब हमेशा स्टैटिक रहना। ये कमेटी हमेशा रहती है, कभी नहीं खत्म होती। तो परमानेंट इन नेचर है, हर साल ये कमेटी बनाई जाती है और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे काम करती हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वहीं इसकी दूसरी तरफ मैं देखूं, एडहॉक कमेटी टेम्परेरी इन नेचर है, एडहॉक पर्पस के लिए बनाई गई है, किसी एक पर्पस के लिए बनाई गई है। जैसे ही टास्क खत्म हो जाता है, कमेटी खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली इसका डिसोल्यूशन हो जाता है। अब आप देखेंगे अलग अलग तरह की कमिटीज़ हैं, अलग अलग तरह के कॉम्पोजिशन, टेन्योर्स हैं। ये सारी कमिटीज़ जो हैं वो 2 हाउसेस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करने में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे कि एक डिटेल स्क्रूटनी करना, जो भी टॉपिक दिया गया है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना, ठीक है, और नॉन पार्टिजन मैनर में, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर आके काम करना। ठीक है, तो ये कमिटी सरकार को अकाउंटेबल रखती हैं, डेमोक्रेसी को जिंदा रखती हैं, और सरकार को समय समय पर बताती रहती हैं क्या सही है क्या गलत है, क्वेश्चन करती रहती हैं। यही इस कमेटी का काम है, इन कमिटीज़ का काम है। दूसरी बात है कि ये कमेटी ऑपोजिशन को बड़ा हेल्पफुल होती है ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन को ये हमेशा एड करती है और ऑपोजिशन को एक ग्रेटर रोल देती है कि वो सरकार पे या एग्जीक्यूटिव पे, सरकार से मतलब है कैबिनेट पे, कैबिनेट से मतलब है एग्जीक्यूटिव पे, एक कंट्रोल को एक्सरसाइज कर पाए। बहुत ज़रूरी हैं कमिटीज़, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी अगर आप बात करें या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें, तो बिना अपोजिशन के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो जिंदा नहीं रह सकती। तो यही काम इन कमिटीज़ का होता है कि ये एक क्रेडिबल अपोजिशन को बनाए रखने में हेल्प करती हैं, और अपोजिशन को भी समय समय पे जितनी भी पार्लियामेंट्री हेल्प चाहिए होती है वो करती हैं, और लोगों को भी पता चलता रहता है समय समय पे कि क्या सच्चाई है, कैसे काम होना है, कैसे काम नहीं होना है। इसके अलावा ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज होती रहती हैं। जैसे बात मैं आपसे करूँ हेल्थ कमेटी की, तो आपको दिखेगा हेल्थ कमेटी जब कोई भी डिसीजन ले रही होती है तो विभिन्न स्टेक होल्डर से वो मिलती है, यानी बड़े बड़े डॉक्टर से, सर्जन से,
मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों से, जनता से ये पूछती रहती है कि क्या होना चाहिए। मिलने से मतलब है कि ये बड़े बड़े लोगों को अपने पैनल पे कॉल भी कर सकती है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है उसको बुलाया जा सकता है। लेटेस्ट से कोविड क्राइसिस के बाद कोई इस तरह की कमेटी आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी आती है, पेंडेमिक कमेटी कोई आती है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो इस तरह के लोग हमेशा वहाँ जाते रहते हैं, अपनी एक्सपर्ट सलाह सरकार को या फिर कमेटी को, पार्लियामेंटेरियंस को देते रहते हैं। इसके अलावा जनता से भी पूछा जाता है। आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स में ऐड आता है, उसमें कमेटी ऑब्जेक्टिव बता देती है कि हम ये पर्टिकुलर बिल पे काम कर रहे हैं, आप कृपया अपने सुझाव इस ईमेल आईडी पे या इस एड्रेस पे हमें भेजें। तो आप भी इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को सजेशंस भेज सकते हैं। तो ये सारे काम ही कमिटीज़ करती हैं, स्टेक होल्डर्स से भी मिलती रहती हैं, आप लोगों से भी पूछती हैं कि एक अच्छी डेमोक्रेसी की यही साइन है कि पूछती हैं आपसे कि क्या ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट होना चाहिए, आपके क्या सजेशन है, इस अमेंडमेंट में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। तो और देखा गया है कि लोगों के सजेशंस इनकॉर्पोरेट भी होते हैं। तो कभी ऐसा आपको मौका मिले तो ज़रूर लिखिए कमिटीज़ को और बताइए कि आप क्या बदलाव चाहते हैं, अगर कुछ ऑब्जेक्टिव आपका और उनका मैच होता है, मेल खाता है। अच्छा, दूसरी बात है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि इतनी सारी बातें हमने कर ली, कमिटीज़ ने इतने सारे लोगों से पूछ लिया, स्टेक होल्डर से पूछ लिया, फिर भी पार्लियामेंट इनके डिसीजन पे बाइंडेड नहीं होती, ठीक है। पार्लियामेंट को जो डिसीजन देती है, जो रिकमेंडेशंस देती हैं, उस पर कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है। तो कहा जाता है इतनी बड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज करो, इतने लोगों को बिठाओ, सबसे पूछो और लास्ट में पार्लियामेंट कहते हम तो नहीं मान रहे आपकी बात, तो फिर वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये लक्ष्मीकांत का भी टॉपिक है, ये यूपीएससी का भी टॉपिक है, इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमेशा न्यूज़ में रहती है, तो पैक को समझेंगे। एस्टीमेट कमेटी न्यूज़ में रहती है, इसको समझेंगे। और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, इनको समझते हैं। इनका रोल बहुत एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क में। सबसे पहले चलते हैं पैक की तरफ। देखो, पैक का काम क्या है? सरकार के खर्चे का ऑडिट करना, रेवेन्यू को ऑडिट करना, जो भी एक्सपेंडिचर सरकार कमा रही है और जो भी खर्चा कर रही है उसका पूरा कंप्लीट ऑडिट करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये हर साल बनती है, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है। 22 मेंबर की कमेटी है, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं, ये याद रखने वाली बात है। 1 साल का इसका टेन्योर होता है। चेयरमैन स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं। तो याद रखना कि पीएसी में ज़्यादा जो रोल है या फिर ज़्यादा जो झुकाव है वो आपके लोकसभा की तरफ है। अब मैं आपकी बात करूं इसके चेयरमैन कौन बनाए जाएंगे, तो यूजुअली 1967 से एक प्रथा चलती आ रही है, कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं। एक कन्वेंशन चलता आ रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी का ही कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका चेयरमैन बनेगा, क्योंकि फिर अगर रूलिंग पार्टी का ही पर्सन इसका चेयरमैन बन जाता है तो फिर उसके डिसीजन टिल्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए ऑपोजिशन पार्टी को इसकी चेयरमैनशिप की रोल दिया जाता है। अब ये इसका चीफ फंक्शन क्या है? सीएजी की रिपोर्ट्स को ऑडिट करना। सीएजी ने कोई भी रिपोर्ट भेजी है उसको ऑडिट करना, ये भी इसका चीफ फंक्शन है। जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में आती है, पीएसी उसको ऑडिट कर लेती है। पीएसी के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि पोस्ट ऑडिटिंग करती है। एक बड़ी दिक्कत है कि पोस्टमार्टम करती है। सरकार खर्चे कर चुकी है, अब पोस्टमार्टम करके बता दो आपने यहाँ ज़्यादा खर्चा किया, अब तो हो गया खर्चा, सरकार कह रही है अब तो हो गया, अगली बार ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद सीएजी भी असिस्ट करता है कमिटी को ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो पोस्ट ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन में सीएजी भी साथ में बैठता है, हेल्प करता है इस कमेटी को कि आप काम करो। अच्छा, दूसरी बात है एक कि कोई भी 22 में से, जो हमने देखा 22 मिनिस्टर हैं, उसमें से कोई भी पर्सन, 22 जो इसके मेंबर्स हैं उसमें से कोई भी पर्सन सरकार में मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि सरकार की इन्फ्लुएंस डायरेक्टली कमेटी पे नहीं पड़ती। तो ये बहुत स्पष्ट रखा जाता है कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस होंगे, एमपीज होंगे, मिनिस्टर नहीं होगा, मतलब कैबिनेट का कोई पर्सन इसमें नहीं बैठेगा। अब रोल आप देखिए पीएसी का क्या है? एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करना, कैबिनेट को, यानी कैबिनेट आपकी एग्जीक्यूटिव है, सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करना कि आपने पब्लिक के पैसे का ठीक से इस्तेमाल किया या नहीं किया। अच्छा, एक टर्म याद रखना, कभी पूछा जाए सब कमिटीज़ की, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की मदर कौन है? द मदर ऑफ और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आप देखेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पैक जो है वो मदर ऑफ ऑल कमिटीज़ है। इसका काम है सरकार पे नज़र रखना, ठीक से खर्चा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस सरकार की फाइनेंशियल कैसी है, इनएफिशिएंट कितनी है सरकार, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, कितना पैसा बर्बाद कर रही है, पॉलिसीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर रही है, कितनी जल्दी पॉलिसीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है और बेहतर ढंग से पॉलिसीज़ का काम हो रहा है, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ये सारे इसके काम हैं। अच्छा, इसमें पीएससी को ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस देख लेते हैं क्या क्या है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बड़ी कमी है। अब पीएससी में हमने क्या देखा, 15 एमपीज बिठा दिए गए।
अब ये कहीं नहीं लिखा उन एमपीज का फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, ऑडिटिंग में कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, सीए होने चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो ये बड़ी दिक्कत है कि आप इतना मेजर काम कर रहे हो, आप पूरा का पूरा ऑडिटिंग का काम संभाल रहे हो और आपके पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। तो देखो टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत नेसेसरी है। इसके अलावा बहुत सारे मंत्री लोग, सरकार लोग पीएससी से डरते ही नहीं है। पीएससी समन करती रहती है, वो समन को गच्चा देके निकल जाते हैं, साइडलाइन कर देते हैं। पीएससी बुलाती रहती है रिपोर्ट्स के लिए, कोई नहीं जाता, कई बार ऐसा होता है। तो ये कहा गया है कि पीएससी को हार्शर पनिशमेंट की पावर होनी चाहिए कि अगर कोई इनके समन को बाईपास कर रहा है ना, तो फिर ऐसे केस में कंटेम्प्ट की पावर दे दो भाई। जैसे कोर्ट आपको बुलाता है और आप नहीं जाते तो कोर्ट आप पे कंटेम्प्ट लगा देता है। तो वो चीज़ हो जाती है कि कंटेम्प्ट की पावर इनके पास होनी चाहिए, हार्शर पनिशमेंट की पावर होनी चाहिए। अच्छा, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया, जो कि एक थिंक टैंक है ऑडिटिंग का, उसने सजेस्ट किया कि पीएससी को ना सुओ मोटो पावर होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की। यूजुअली पार्लियामेंट पीएससी से कहती है कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, यहाँ पे वो कहता है कि सुओ मोटो पावर दो कि जब पीएससी को लगता है, सुओ मोटो मतलब अपने आप से, बाय सेल्फ। सुओ मोटो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है बाय देमसेल्फ। तो अपने आप से वो इस डिसीजन को ले पाएं। अच्छा, पीएससी हमेशा कहती आई है कि सीएजी को अकाउंटेबल बनाओ पार्लियामेंट के। अब सीएजी आपने देखा किसी भी बात में कह लेता है कि हमने 2011-12 में भी सीएजी को देखा, उसने कहा 2G स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ। बाद में कोर्ट ने कहा कहीं स्कैम नहीं था, हमें तो नहीं मिला। सीएजी को लगा कि नहीं नहीं, हमारे अकाउंटिंग में थोड़े से इश्यूज थे, हम प्रोस्पेक्टिव बजट मान के चल रहे थे, हमें लगा सरकार इतना कमा सकती थी, पर क्यों नहीं कमाया, रीज़न हमारे पास भी नहीं है। तो यही बात हो जाती है कि सीएजी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो उसको आप पार्लियामेंट को अकाउंटेबल बनाओ जिससे वो कोई भी गलतियाँ त्रुटियाँ ना कर पाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी आ जाती है एस्टीमेट कमेटी। अब एस्टीमेट कमेटी का काम क्या होता है? सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे फोकस करना, ठीक है, प्रेजेंट डिमांड्स पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें हैं। एस्टीमेट लगाना कि क्या भैया इकोनॉमिक खर्चे होने वाले हैं, सरकार को कितना खर्चा कहाँ करना है, पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसको बजट के बाद कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एस्टीमेट कमेटी को देखा जाता है कि सरकार ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो भी खर्चे की सरकार ने लेखा जोखा दिया है, जो भी उसने डिमांड की है पार्लियामेंट से, तो ये एस्टीमेट लगाती है कि एक्सपेंडिचर जो सरकार ने प्रपोज किया आने वाले साल में जो हम खर्चा करेंगे उसको कैसे करना है। तो एस्टीमेट कमेटी का काम है। अच्छा, लोकसभा इसको एग्जामिन करती है। आइडिया क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी देखना, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाना, कुछ सजेशंस हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो करना, एग्जामिन करना कि सरकार ने पैसे को ठीक से पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूज़ किया नहीं किया, या यूज़ करने की बात की है नहीं की। पहले एस्टीमेट लगा दिया कि करने की बात की है नहीं की, और बाकी सरकार को सजेस्ट भी कर देना कि किस तरह से एस्टीमेट्स आपको रखने हैं। अब ये मेंबर्स इसके देखें, पहले वाली कमेटी के 22 थे, इसके 30 मेंबर्स हैं। कमेटी के 30 ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। अच्छा, इसके मेंबर्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल बैलेट से इलेक्ट किए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर, फिर से आपने देखा कि मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड, यहाँ पे भी मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात है 1 साल का अपॉइंटमेंट है, और इसकी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में डिबेट पे नहीं लाई जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है लोकसभा की कमेटी के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, पूरे साल काम करती रहती है, अपने व्यूज सरकार को बताती है। अच्छा, एस्टीमेट कमेटी के लिए लेटेस्ट से क्या होता है, जब बजट पास होता है ना, तो बजट एस्टीमेट कमेटी को दे दिया जाता है। अब एस्टीमेट एस्टीमेट कमेटी पूरे बजट का एक तरह से स्क्रूटनाइजेशन करती है, स्क्रूटनी करती है, फिर बताती है अच्छा सरकार ने मांगा 1 लाख करोड़ है, हमें लगता है 90,000 करोड़ दे देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि ये जो बजट होता है ये एस्टीमेट कमेटी के पास चला जाता है। जब सरकार कोई डिमांड रखती है ग्रांट की, तो वो एस्टीमेट कमेटी के पास चला जाता है। अच्छा, सरकार लेकिन वेट नहीं करती रिपोर्ट आने का, उससे पहले ही पैसा ले लेती है। तो फिर यही बात है कि एस्टीमेट कमेटी फिर रखी क्यों है, फिर उस पर रिपोर्ट भेजी क्यों रहे हो जब उसका सुनना नहीं है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। अब कुछ सजेशंस तो ये देती है, और सरकार के एक्स्ट्रा वेगेंस डिमांड्स पे चेक रखती है। अगले साल सरकार कह रही है कि हम टीकाकरण में 50,000 करोड़ रुपए हमें चाहिए। अब ये एस्टीमेट लगा लेगी कि अच्छा 200 करोड़ आपको टीके चाहिए, 100 रुपये के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपये बनते हैं, आपको 50,000 करोड़ क्यों चाहिए। तो ये इस तरह से एस्टीमेट लगा के सरकार को अवगत करा देती है कि नहीं, इतना खर्चा मत करो, इस पार्ट पे कम कर लो, थोड़ा पैसा नरेगा को दे दो, थोड़ा पैसा इस स्कीम में दे दो, थोड़ा पैसा उस स्कीम में दे दो। तो ये इस तरह से एस्टीमेट्स लगा के सरकार को बेनिफिट दे देती है। अच्छा, तो याद रखना ये लोकसभा की कमेटी है, लोकसभा में आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो जाती है।
आगे देखते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जैसे कमिटी ऑन एस्टिमेट्स देखा हमने, पीएससी देखा। अब पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी जो है 15 मेंबर्स इसके होते हैं, जिसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा। अगेन कोई भी मिनिस्टर इसमें एलिजिबल नहीं होता है, ये इसकी टर्म 1 साल की होती है। स्टैंडिंग कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे फोकस करती है, पीएसयूज पे। ये पीएसयूज के रिपोर्ट्स और अकाउंट्स को सरकार को या पार्लियामेंट को बताती है कि क्या चल रहा है पीएसयू में, क्या होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सीएजी की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है, या फिर ऑटोनॉमी जो पीएसयूज की फंक्शनिंग है उस पर फोकस करती है, या कोई और मैटर इसको अगर टाइम टू टाइम स्पीकर बता देते हैं तो उस पर फोकस करती है। आइडिया यही है कि पीएसयूज ठीक से काम कर रहे हैं, पीएसयूज जो है वो बर्डन तो नहीं है, पीएसयूज का क्या खर्चा है, क्या इनकम, ये सारी चीज़ें फोकस करती है। अब ये कमेटी जो है मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी को और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल फोकस नहीं करती। इसका काम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना है, ठीक है। अगर कोई मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी आती है पीएसयू की, उस पर फोकस नहीं करती। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है पीएसयू की, उसको फोकस नहीं करती। आइडिया बस यही है कि पीएसयू की रिपोर्ट्स और अकाउंट्स जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मैटर्स जो पीएसयू के हैं वो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है वो फोकस करती है। अच्छा, एक टर्म आई थी सिलेक्ट कमेटी। अब सिलेक्ट कमेटी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिमांड की गई थी जब फार्मर बिल्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, उससे पहले भी पार्लियामेंट में भी डिमांड किया गया था। तो अभी सिलेक्ट कमेटी क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज़ समझने की है कि सिलेक्ट कमेटी एक तरह से एडहॉक कमेटी होती है। ये एक एडहॉक कमेटी का पार्ट होता है या टाइप होता है। अब ये सिलेक्ट कमेटी किसी सिलेक्ट टॉपिक पे बनाई जाती है, कोई एक पर्टिकुलर बिल पे। लेटर से लोकसभा में कोई बिल आया उस, या राज्यसभा में कोई बिल आया, तो कोई भी हाउस अपनी सिलेक्ट कमेटी बनवा सकता है। अब मिनिस्टर भी कह सकते हैं कि ये मैं बिल रख रहा हूँ, जैसे एक बार अरुण जेटली जी ने एक बिल रखा, फाइनेंशियल बिल, और ये कहा कि चलो इस पे एक सिलेक्ट कमेटी में बनाने के लिए कह देता हूँ, मैं खुद ही अपनी तरफ से प्रपोज कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट या लोकसभा इस पे एक सिलेक्ट कमेटी बना ले और उस सिलेक्ट कमेटी के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम इस बिल को पास करें। राज्यसभा सिलेक्ट कमेटी बना ले। तो किसी भी पर्टिकुलर बिल को एग्जामिन करने के लिए आपने देखा होगा कि जब लोकसभा में फार्मर्स बिल थे तो वहाँ पे लोकसभा में एक डिमांड चल रही थी कि सिलेक्ट कमेटी बनाओ और बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेजो। राज्यसभा ने भी ये डिमांड किया कि बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेजो, राज्यसभा की एक सिलेक्ट कमेटी बने। तो ये किसी एक पर्टिकुलर बिल के लिए बनती है, पहली बात। और ये इसकी मेंबरशिप जो है वो लिमिटेड होती है उसी हाउस के मेंबर्स की। लोकसभा अगर सिलेक्ट कमेटी बना रही है तो लोकसभा के मेंबर्स ही उसके मेंबर होंगे, एमपीज। राज्यसभा में राज्यसभा के एमपीज मेंबर होंगे, और जो भी रूलिंग पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको चेयर करता है। ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ऑपोजिट है यहाँ पे ट्रेंड। इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है रिपोर्ट आने के बाद। अच्छा, इस पे आप कहें कि सारे बिल सिलेक्ट कमेटी के पास जाएंगे तो ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सारे के सारे बिल्स जो हैं वो सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाएंगे। बहुत सारे बिल्स आते हैं डेली बेसिस पे लोकसभा में, राज्यसभा में, मतलब मंथली बेसिस पे, तो सारे बिल्स नहीं भेजे जाते। जिन बिल को सिलेक्ट कमेटी या जिन बिल के लिए सिलेक्ट कमेटी डिमांड की जाती है उन्हीं को भेजा जाता है। कौन भेज सकता है? मिनिस्टर खुद रिकमेंड कर सकते हैं कि एक सिलेक्ट कमेटी बना दी जाए, सिंगल हाउस की या ज्वाइंट कमेटी बना दी जाए, दोनों हाउसेस की। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जेटली जी का। जेटली जी ने कहा कि मैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल बिल के लिए एक ज्वाइंट कमेटी चाहता हूँ। ये बात 2017 की है, 16-17 की। तो फौरन स्पीकर ने एक सिलेक्ट कमेटी को ऑर्डर कर दिया और सिलेक्ट कमेटी बन गई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर स्पीकर को लगता है कि नहीं ये बिल जो है लोग डिमांड कर रहे हैं, हाउस मेंबर्स डिमांड कर रहे हैं, एक सिलेक्ट कमेटी बननी चाहिए, तो स्पीकर इसको सिलेक्ट कमेटी को बना सकते हैं। या फिर लोकसभा ने बिल पास कर दिया, बिना सिलेक्ट कमेटी के बिल चला गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा के मेंबर्स को लगता है सिलेक्ट कमेटी बननी चाहिए, वो भी सिलेक्ट कमेटी की डिमांड कर सकते हैं। देखो, डिमांड कर सकते हैं, गारंटी नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है कि बिल आएगा तो सिलेक्ट कमेटी आएगी, ये बिल्कुल गारंटी नहीं है। जैसे आपने फार्मर बिल के केस में देखा कि एमपीज डिमांड करते रह गए पर कोई सिलेक्ट कमेटी नहीं आई, तो स्पीकर के पास पूरी पावर होती है, वो सिलेक्ट कमेटी को डिनाई भी कर सकते हैं कि नहीं, मैं सिलेक्ट कमेटी नहीं ला रहा हूँ, आप इस बिल को ऐसे ही पास करो। अच्छा, सिलेक्ट कमेटी करती क्या है? सबसे पहली बात, चलो हमने सिलेक्ट कमेटी बना दी, वो बिल का डिटेल एग्जामिनेशन करती है, इनपुट लेती है सरकार से, स्टेक होल्डर से, सिटीजन से। जैसे मैंने आपको बताया, आपसे पूछा जाता है, स्टेक होल्डर से एग्रीकल्चर फार्मर स्पेशलिस्ट से पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट से पूछा जाएगा, फार्मर से पूछा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा, पूसा से पूछा जाएगा, कोई भी अगर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन उससे पूछा जाएगा, तो कहीं से भी पूछा जाएगा, जहाँ से लगता है इंपॉर्टेंट है, जिनके आइडियाज़ हमें इंपॉर्टेंट चाहिए उनसे पूछा जाएगा। अच्छा, याद रखना 3 मंथ का टाइम होता है सिलेक्ट कमेटी के पास। सिलेक्ट कमेटी को 3 मंथ के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो रिस्पेक्टिव हाउस को, जिस हाउस में बनाई गई है उसको फाइनल देनी होती है। अब फिर 3 महीने की मशक्क़त के बाद कोई गारंटी नहीं है कि हाउस सिलेक्ट कमेटी की बातों को मानेगा या नहीं मानेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है।
कि कोई गारंटी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इतना ही जानना था हमें सिलेक्ट कमेटी के लिए। चलते हैं एक और टॉपिक है, राज्यसभा में इलेक्शंस होते रहते हैं। आप हर साल देखते हैं इस हाउस से, इस स्टेट से इतने राज्यसभा के मेंबर्स चुने गए, स्टेट से उतने राज्यसभा के मेंबर्स चुने गए। तो पहले तो देखते हैं राज्यसभा का गठन कैसा है। देखो, राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 कहता है कि एक राज्यसभा होगी। ठीक है, हमारे पास आप देखेंगे कि 2 हाउसेज हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा है डिसॉल्वेबल हाउस है, राज्यसभा है परमानेंट हाउस है। अब 1952 में दोनों हाउसेज एक साथ स्टार्ट किए गए। राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं 6 साल के लिए रहते हैं और हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। अब जब 1952 में पहली बार सारे मेंबर्स भर दिए गए है ना, सारे मेंबर्स आ गए, A to Z सब मेंबर्स हैं राज्यसभा में आ चुके हैं। 245 के 245 मेंबर्स जो हैं आपको वहाँ मिल चुके हैं। अब आगे कैसे काम चले, तो 6 ईयर्स से पहले तो उनको रिटायर होना नहीं था, और अगर फिर से 6 ईयर्स यानी 1900, इसको मैं आपको और एक क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ यहाँ पे कि 1952 की बात है, हमने 6 ईयर्स के लिए मेंबर्स रख लिए। अब इनकी टर्म एंड होनी थी 1958 में, तो अगर ये सारे मेंबर्स एक साथ रिटायर हो जाते तो हाउस तो डिसॉल्व हो जाता। अब हाउस को हमेशा स्टैंडिंग रखने के लिए आपको क्या करना होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को रिटायर कराना होता है। तो इसलिए क्या किया गया, 1954 में लॉटरी सिस्टम से 1/3 मेंबर्स को ज़बरदस्ती रिटायर कराया गया। 1956 में और फिर नए भर लिए गए, नए मेंबर्स ला दिए गए। 56 में फिर से 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया गया एंड नए मेंबर्स को एड ऑन किया गया। ठीक है, ऐसे करते करते 1958 आते आते ये साइकिल जो है स्टार्ट हो गई, और अब आपकी क्या है, मेंबरशिप 6 साल की है, याद रखना, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं राज्यसभा से, इसलिए राज्यसभा एक स्टैंडिंग हाउस है। अब ये जो राज्यसभा का कॉम्पोजिशन कैसे होता है, देखो राज्यसभा के कॉम्पोजिशन में आप देखेंगे कि 2 तरह से मेंबर्स आते हैं। एक आते हैं प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन से 12 मेंबर्स। ठीक है, वो जो नॉमिनेशन वाले मेंबर्स हैं वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, स्पेशल नॉलेज के हो सकते हैं। बाकी मेंबर्स जो हैं वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो चुन के भेजती हैं। इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा में इनडायरेक्टली आप चुन के भेजते हैं। देखो, लोकसभा में आप लोग डायरेक्टली चुन के भेजते हैं और राज्यसभा में आप ही लोग इनडायरेक्टली चुन के भेजते हैं। कैसे, आप एमएलएस को इलेक्ट करते हैं और एमएलएस आपके राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होगा, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा और एक एमएलए का वोट एक बार काउंट किया जाएगा। तो याद रखना, वोट काउंट अलग है, वोट की वैल्यू अलग है। 2 बातें मैं अभी आपको बताता हूँ। यूजुअली ये कहा जाता है कि राज्यसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, उसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स राज्यसभा में आने के चांसेस होते हैं। जैसे यूपी में अब अगले साल 12 सीट 13 सीट खाली होने वाली हैं 2022 में। ठीक है, तो इस तरह से अब यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करेगी। अच्छा, ये आएगी जून जुलाई की बात है। अगर यूपी में 2022 में फिर से सेम गवर्नमेंट आती है तो चांसेस फिर वही हैं कि मेंबर्स जो हैं वो रूलिंग पार्टी के जाएंगे। अब कैसे इलेक्शन होता है, फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जितने नंबर ऑफ एमएलएज होते हैं इसका फॉर्मूला ये कहता है, लेटर से यूपी में 100 एमएलए मान के चल रहे हैं, 100 एमएलए की टोटल हाउस है, 100 एमएलए इंटू 100 और 4 सीटें हैं तो 4 + 1 और इसमें +1। तो इस तरह से निकाला जाता है पूरा का पूरा एक सिनेरियो, पूरा का पूरा कि टोटल कितने वोट्स चाहिए मेजॉरिटी के लिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ पंजाब की बात 140 है इंटू 100, 3 वैकेंसीज हैं, वैकेंसी में ऐड किया, तो यानी अगर किसी को राज्यसभा में जाना है, हम बात करें यूपी से, तो उसको 3501 वोट चाहिए। ये नंबर्स हैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऐसे नंबर मत रट के जाना, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला रट लो बस, ये काम आ जाता है। ये फिर भी यूपीएससी पूछ सकती है या कोई एग्जाम पूछ सकता है, ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया गया है। अच्छा, यहाँ 100 क्यों करते हैं एमएलए इंटू 100, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा बनाया है कि एक मेंबर की वैल्यू जो है वोट की, वोट एक ही होगा लेकिन वो गिना 100 बार जाएगा, 100 वोट गिने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्शन होता है। अच्छा, मैं आपको एक बार ये बता दूं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये समझ लीजिए कि लेटस से एक लिस्ट दे दी जाती है एमएलएस को, उस लिस्ट में नाम रहते हैं और कहते हैं प्रेफरेंस लगा दो। ठीक है, आपने कहा ये ए पर्सन, ये बीजेपी पर्सन है, इसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, ये कांग्रेस पर्सन है, इसको मैं 4th प्रेफरेंस देता हूँ, सपा वाले को मैं 2nd देता हूँ, बीएसपी वाले को मैं 3rd देता हूँ, इस तरह से लगा दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि ये पता चल गया कि आपका जो वोट है वो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को गया, तो जो 1 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, उसके फर्स्ट प्रेफरेंस गिन लिए जाते हैं। अगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस में ही मैक्सिमम वोट ले आता है तो फिर उस हिसाब से बात बन जाती है। अगर
इस फॉर्मूले के हिसाब से 3501 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को ही मिल जाएंगे। अगर आपने देखा कि 3501 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को ही मिल जाएंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जीत गया और राज्यसभा पहुंच गया। तो इस तरह से ये सिंगल आपका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। अब आपने देखा जो बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस वाले थे वो उसमें जो लास्ट है एक ऐसा पर्सन जिसे सबसे ज़्यादा फोर्थ प्रेफरेंस के वोट मिले हैं, जिसे फोर्थ प्रेफरेंस के वोट्स जिसके पास हैं उसको हटा दिया जाएगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड बचेंगे, तो इनके बीच में गेम चलेगा। यूजुअली राज्यसभा के इलेक्शन में इतनी 3-5 नहीं करनी पड़ती। देखो फंडा क्या होता है, क्योंकि बहुत क्लियर मेजोरिटी होती है, बहुत पहले ही पता चल जाता है राज्यसभा में कौन जीत रहा है, राज्यसभा के लिए कौन चुना जा रहा है। हम बात करें जैसे यूपी से, पंजाब से, तो जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है या फिर जो एमएलए अपने साथ जोड़ लेती है, लेटर से कांग्रेस ने कहा कि भाई 100 एमएलए हमारे अपने हैं, 30 एमएलए हम और जोड़ लिए और अब हम मिलके इलेक्शन कर रहे हैं, तो चांसेस वही हैं कि उन्हीं का कैंडिडेट जाएगा। ये याद रखने वाली बात है। तो याद रखना वोट एक ही होता है, वैल्यू ऑफ वोट इंटू 100 होती है, एक एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट इंटू 100 होती है। अच्छा, ओपन बैलेट परमिसिबल है राज्यसभा इलेक्शन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार देखो क्लोज बैलेट नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि आप लोग बहुत हॉर्स ट्रेडिंग करते हो। हॉर्स ट्रेडिंग समझते हो, खरीद फरोख्त होती है, ठीक है, एमएलए की खरीद फरोख्त होती है। दूसरी बात एक टर्म आती है विप। विप जो है निष्क्रिय हो जाती है यहाँ पे। विप क्या होता है? विप एक तरह से ऑर्डर होता है। विप को कभी हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ऑर्डर होता है जो पार्टी की हाई कमांड अपने सिटिंग मेंबर्स को देती है हाउस में। अब कांग्रेस की विप आई हुई है कि ए पर्सन को ही वोट देना है, ठीक है, ए पर्सन को ही वोट देना है। अब किसी कांग्रेस के मेंबर ने बी पर्सन बीजेपी वाले को वोट दे दिया, और ऐसा हुआ भी था, इसको हम कहते हैं क्रॉस वोटिंग। पिछले ही साल गुजरात के राज्यसभा इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग हुई, कांग्रेस के मेंबर्स बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट दिया है, ठीक है। तो इसके लिए कोर्ट ने ये कहा काफी समय पहले कि ओपन बैलेट सिस्टम रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपन बैलेट क्या है? ओपन बैलेट ये कहता है कि हाउस में जो विप होता है, कांग्रेस का विप है मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है? कांग्रेस के विप हैं। अब जब मैंने वोट डाला, मैं कांग्रेस का हूं, ठीक है, मैंने वोट डाला, मिस्टर विप ने कह दिया कि आपने इसको वोट देना है, मैंने वोट डाला। अब मुझे वो बैलेट पहले मिस्टर विप को दिखाना होगा और फिर मैं उसको बैलेट बॉक्स में डालूंगा। इसे कहते हैं ओपन बैलेट सिस्टम, ठीक है। तो ओपन बैलेट परमिसिबल है राज्यसभा इलेक्शन में कि पहले जो मेंबर है वो वोट डाले, फिर वो वोट का पर्चा ले जाए, विप को दिखाए कि देखो आपके हिसाब से मैंने वोट दिया है, अब मैं इसको डालने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर वो जाके वो बैलेट बॉक्स में डाले। तो ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म होता है, इसी से आपके आइडिया लगता है कि कौन से, मतलब ओपन बैलेट है, विप जो है यहाँ पे निष्क्रिय रहती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है, कहा जा रहा है के वेणुगोपाल जो है रीअपॉइंट हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1 साल के लिए, ठीक है। तो 1 साल का रीअपॉइंटमेंट उनका फिर से आ गया। तो देख लेते हैं भाई अटॉर्नी जनरल क्या है, कहाँ से आते हैं। कहा जाता है सरकार के अपने वकील हैं, ठीक है। सरकारी वकील टर्म मत यूज करना, सरकार के अपने वकील, मतलब सरकार को कोर्ट में कोई भी केस होता है, अटॉर्नी जनरल को भेज दिया था, जाओ हमारा केस लड़ के आओ। कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार के वकील। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनका क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन होता है वही होता है, मतलब इसके योग्य होने चाहिए। इनका कोई टर्म फिक्स नहीं है। कहा जाता है जैसे जैसे सरकारें बदलती हैं अटॉर्नी जनरल बदलते हैं। जैसे सरकार चेंज होती है अटॉर्नी जनरल खुद ही रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि अब अगली सरकार अपना अटॉर्नी लेके आएगी। अब इनकी कोई टर्म फिक्स नहीं होती है। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे अपॉइंट कर दे, जब चाहे हटा दे, अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं और चले जाते हैं। ड्यूटीज़ क्या है? सरकार को एडवाइस देना, है ना, किसी भी लीगल मैटर पे। कोई भी लीगल कैरेक्टर है, प्रेसिडेंट ने कुछ बताया उसको करना। आर्टिकल 143 में कोर्ट जाना प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। 143 में प्रेसिडेंट लीगल एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होती, हम उसको जब सुप्रीम कोर्ट का भी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। तो 143 में लीगल एडवाइस ली जाती है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बाध्य नहीं होती और वो अटॉर्नी जनरल के थ्रू अपनी एडवाइस जो है वो सरकार के पास भेजती है। किसी हाई कोर्ट में अपीयर होना, सरकार के बिहाफ पे अपीयर होना, ये सारे काम हैं। इनके राइट्स क्या क्या हैं? ये बेसिकली सरकार के अगेंस्ट कोई केस नहीं लड़ेंगे। ये किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं जाके, है ना, किसी भी हाउस में इनके पास हियरिंग का राइट है, पर वोटिंग का राइट नहीं है। नो वोटिंग राइट। वोट नहीं डालेंगे, लोकसभा में जाके बैठ जाएंगे, राज्यसभा में जाके बैठ जाएंगे, सुनते रहेंगे पूरी सभा में क्या हो रहा है, वोट नहीं डालेंगे, याद रखना। अच्छा, ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी इनको ऐसा केस लड़ना है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वाला, पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती है तभी ये जाएंगे, कहीं डायरेक्टर नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसी के थ्रू ये आगे काम करते हैं।
तो ये इससे आपको अटॉर्नी जनरल समझ में आ गया होगा। तो अब आगे के टॉपिक्स अगली क्लास में करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है। तो इसको रिवीजन करते रहिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। एमसीक्यूज बहुत सारे डिस्कस करने के लिए पेंडिंग है 2 क्लासेस के, पूरे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नए टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए सेशन को देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।